तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर, एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पीजेंट्स रिवोल्ट इन आसाम। तो ये भी दो पार्ट में है। पहले हम डिस्कस करेंगे एंटी ब्रिटिश राइजिंग्स पहला पार्ट में, बिकॉज ऑब्वियस बात है हिस्ट्री काफ़ी बड़ा चैप्टर्स है और लगातार 2 घंटा में कवर करना या 2.5 घंटा बैठ के कवर करना इम्पॉसिबल था। ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, कर सकते हैं डेफिनेटली, पर बेहतर है 2 पार्ट में करूँ, ताकि एक पार्ट तुम लोग देख लो, आधा समझ जाओ, फिर आराम से गैप दे के सेकेंड पार्ट देख लो। 2 पार्ट में ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड द पीजेंट रिवोल्ट इन आसाम, तो इसका भी नोट्स प्रॉपर्ली बनाया हुआ है मेरे पास। ओके, ये देख सकते हो, मैंने की पॉइंट्स में ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया है, एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू पर्पस से सब दिया हुआ है। फिर जो कुछ शॉर्ट आंसर्स है बुक का, जो लॉन्ग आंसर्स है, सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो लॉन्ग आंसर्स, और लॉन्ग आंसर्स के भी कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो लॉन्ग आंसर्स के भी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैंने दे दिया है। फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकता है इस पे बेस्ड, इसी ऊपर वाला पे बेस्ड, मैंने वो भी डाल दिए। फिर देखो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ सीपी म्यूटिनी ऑन आसाम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। डिस्कस द रोल ऑफ मनीराम दीवान, ये एक्सरसाइज में है, ये सब 5 मार्क्स 3 मार्क्स के आते हैं। काइंडली इसमें छोटा मत करना, जितना मैंने लिखा है वो बहुत परफेक्टली लिखा है, तो शॉर्ट करोगे तो क्या पता मार्क्स कट जाए, चाहे 3 मार्क्स आओ या 5 मार्क्स आओ, डिट्टो या ऑलमोस्ट इतना ही लेंथ का आंसर लिखना है। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट सब ऐड कर दिए, जितना भी एक्स्ट्रा, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइज ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट इन आसाम या ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब मैंने ऐड कर दिए। राइस मिल के बारे में, फूलागुड़ी धावा के बारे में मैंने ऑलमोस्ट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लायक सारे क्वेश्चन यहाँ ऐड किए हैं, और जो एमसीक्यू पर्पस के लिए वो भी मैंने ऊपर ऐड किए ही ऑलमोस्ट पूरा बुक का। ये देखो यहाँ तक तो मैंने ऑलमोस्ट ऐड कर दिए, और तुम्हें बुक का लास्ट में भी टाइमलाइन मिल ही जाएगा, कौन सा साल को क्या हुआ वो भी रीड करना। तो मेरे हिसाब से इतना एनफ है, पर जितना पढ़ो उतना कम ही होता है। बुक रीड करो बेहतर है, नोट्स पढ़ो बेहतर है, ठीक है ना। तो तुम लोग स्टार्ट करो। जो पहला 2 चैप्टर हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर देख लिया तो अच्छा बात है, नहीं देखा तो जाकर देखो और समझ के लर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग्स। सो व्हाट इज एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग? एंटी ब्रिटिश राइजिंग्स मतलब आसाम में, यहाँ हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ेंगे आसाम के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली। तो हमारे आसाम में कैसे आसाम की जनता ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया। दो मैं हिंदी हूँ, फिर भी मेरा हिंदी खराब है, मुझे ऐसा लगता है बोलते हुए, कोई बात नहीं। तो देखो एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग्स इन आसाम, तो बाय द 30s एंड 40s ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब लाइक 1830s या 1840s। 19th सेंचुरी होता 1800 से लेकर 1900 का बीच का पीरियड। व्हाट इज 19th सेंचुरी? 1800 से लेकर 1900 का बीच का पीरियड। सो लेट 30s एंड 40s मतलब 1830s एंड 1840s के आसपास। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ पावरफुल रूलर इन इंडिया। तो देखो अराउंड 1757 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हुआ, और विद इन स्पैन ऑफ 100 years वो काफ़ी स्टेब्लिश हो चुके थे। तो 1840 तक उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका था, बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बम्बई प्रोविंस एक्सेट्रा। एंड इन आसाम ऑल्सो दे क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव बेस, तो आसाम में भी उन्होंने अपना अच्छा खासा हक जमा लिया था, ठीक है ना। सो उसी के चलते ऑब्वियस बात है, क्लास 9 में तुम लोगों ने ये पढ़ा कि लोकल पीपल लाइक जैसे गोमधार कोनवार, प्योली फुकान, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया पर उनका फेल हो गया, ठीक है ना। थ्रू थ्रू ए कम्प्लीटली न्यू रेवेन्यू सिस्टम दे टूक कंट्रोल द इकोनॉमिक्स। अब जो आसाम में ड्यूरिंग अहोम रेवेन्यू सिस्टम कम्प्लीटली अलग था, और जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने कम्प्लीटली अलग कर दिया। ब्रिटिश ने कर दिया कैश फॉर्म में, ब्रिटिश ने कर दिया कैश फॉर्म में। इन आसाम अर्लियर रेवेन्यू वॉज नॉट कलेक्टेड थ्रू कैश, पर ब्रिटिश ने क्या कर दिया, कैश का इंट्रोडक्शन कर दिया। अब लोगों को कैश देना पड़ेगा। ब्रिटिश को क्रॉप से मतलब नहीं है, ब्रिटिश को चाहिए कैश, ठीक है ना। तो ब्रिटिश का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, ब्रिटिश ने ज़्यादा भाव दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में, आसाम में भी, ऑल ओवर इंडिया भी, आसाम में भी। तो आसाम में भी ऑब्वियस बात है, बहुत, आसाम भी एक एग्रीकल्चरल स्टेट था, डेफिनेटली है। तो आसाम में भी बहुत सारे फार्मर्स थे, तो टैक्स कहाँ से भरेंगे इतना, ऑब्वियस बात है। चाहे क्रॉप्स ग्रो हो, चाहे क्रॉप्स हार्वेस्ट हो, कीड़ा मकोड़ा आ जाए, क्रॉप्स बर्बाद हो जाए, ब्रिटिश सरकार को उससे मतलब नहीं था। ब्रिटिश सरकार को मतलब था टैक्स से, एज वेल एट लैंड रेवेन्यू, लैंड का भी टैक्स था, ठीक है ना। सब कुछ कैश के थ्रू हो रहा था। नाउ द ब्रिटिश फर्दर इम्प्रोवाइज द assamese सब्जेक्ट्स while the exploitation of the british increased day by day। तो ब्रिटिश और फर्दर चेंजेस ला रहा था, है ना। वो इंग्लिश डोमिनेटेड बना रहा था, बाहर से बंगालीज को उठा के यहाँ ला रहा था, यहाँ जॉब दे रहा था, मतलब जॉब दे रहा था मतलब क्या, ऑब्वियस बात है थ्रू एग्जाम्स दे रहा था। उनका ये नहीं था कि वो लोग जानबूझकर बंगालीज को ला रहे थे, एग्जाम हो रहा है या जो भी प्रोसीड्यूर था उसके थ्रू आ रहा था। नाउ
हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बंगालीज को लाया है। पहले ब्रिटिश सरकार आसाम का सिटीजन को, यानी असमीज पीपल को, या जो भी आसाम का सिटीजन है उनको ऑफर किया गया था, उन्हें भी ऑफर किया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। बट कुछ कारणवश जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों ब्रिटिश सरकार ने आसाम को छोड़ के बाहर का लोगों को आसाम में लाया जॉब के लिए या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो देखो हम लोग वो पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, द स्टेटिस्टिक्स गिवन बिलो shows द इंक्रीज इन रेवेन्यू इन आसाम जस्ट बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में रिवॉल्ट हुआ, तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाला है सीपीओ म्यूटिनी के बारे में, बट आसाम के कॉन्टेक्स्ट में। आसाम में उसका क्या इम्पैक्ट रहा, आसाम में कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है ना। तो ये है सॉरी, जो क्या रेवेन्यू कलेक्शन इन आसाम बिफोर 1857। तो तुम देख सकते हो 1832 टू 1833 में 1,10,000 रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। 42 में 2,52,, और 1852 में 2,95,000, 3 लाख पहुंच गया। ऑलमोस्ट ट्रिपल, ऑलमोस्ट ट्रिपल। एंड सेम कहानी दरंग का भी है, सेम कहानी नौगांव का भी है। अब शिव सागर में ऑब्वियसली ना 1832 में अगर डैश है, इट मींस दैट उस समय शिव सागर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। ओके, सेम गोज फॉर लखीमपुर, जो दरंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर था मे बी उस समय शायद। पर 1842 के समय लखीमपुर एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, एंड हेंस उसका भी अलग से कलेक्शन शो कर रहा है। और टोटल कलेक्शन में अगर गौर करोगे, जहाँ टोटल कलेक्शन 1,83,000 था, नेक्स्ट 20 to 30 years में 7 लाख बन गया। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, 5 to 6 times ऑलमोस्ट। देखो नाउ, the new land revenue policy and the money economy of the British government created deep resentment among the Assamese common people। तो ब्रिटिश का तरफ से ये जो नया लैंड पॉलिसी था, ये आसाम का जनता में, असमीज पीपल में मतलब हलचल मच गया नहीं बोलेगा, बट यस असमीज पीपल को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ओके, अहोम्स के अंदर जो 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 जिस तरह से टैक्स पे करते थे अब वैसा नहीं रहा, तो असमीज पीपल को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो यहाँ शुरुआत हुआ महाजन्स का। क्यों हम बताते हैं, ये महाजन्स लोगों ने बहुत फायदा उठाया। मोस्टली ये महाजन्स कौन होते थे, मारवाड़ी या बंगालीस होते थे जो बाहर से आए थे। वो लोग भी ऑब्वियसली मारवाड़ी एंड बंगालीस भी सर्वाइव करने ही आए थे यहाँ पे भी, मैं उन्हें भी गलत नहीं बोल रहा, ठीक है ना, वो भी सर्वाइव करने आए थे। सबको अपना सर्वाइवल से मतलब है, तो सब सर्वाइव के लिए आए थे, ऐसा नहीं जो कोई किसी का बुरा चाहता है, सब सर्वाइवल के लिए आए थे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने रेवेन्यू सिस्टम थ्रो कैश कर दिया, अब मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मेरा इस साल खेती ग्रो नहीं हुआ है, मेरा इस साल खेती ग्रो हुआ ही नहीं है, तो मेरा क्रॉप्स बर्बाद, पर मेरे पास पैसा नहीं है टैक्स देने के लिए, और ब्रिटिश सरकार का डिमांड है मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लोन लूँगा। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं उतना जो बैंक मुझे लोन ऑफर करे, तो मैं जाऊँगा इन महाजन्स के पास। अब ये महाजन्स मुझे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन लोन देंगे, बट वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, लाइक 10%, 15%, 12%। बट आई हैव नो ऑप्शन, मुझे लेना ही पड़ेगा लोन, बिकॉज मुझे टैक्स भरना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ फार्मर्स डायरेक्टली लोन लेते हैं, कुछ कुछ फार्मर्स अपने जमीन को भी गिरवी रख देते हैं। ओके, और लोन लेकर टैक्स चुकाते हैं। और जब फार्मर्स वो लोन नहीं चुका पाते, तो फार्मर्स का जो जमीन था वो उन महाजन्स का हो जाता है। तो मतलब महाजन्स लोग उस जमीन में कब्जा कर लेते हैं। वैसा था, या तो पूरा जमीन या पोर्शन ऑफ जमीन, जो भी जितना भी लोन लिया था उस पर डिपेंड करेगा। तो ये उस समय चल रहा था। तो देखो, दिस क्लास ऑफ महाजन्स वर इमिग्रेंट मारवाड़ी एंड बंगाली बिजनेसमैन, ठीक है। सो असमीज सब्जेक्ट पॉपुलेशन वाज कंपेल्ड टू टेक आउट लोन्स, मतलब मजबूर होना पड़ा, बिकॉज ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना ही है, तो मजबूरन लोन लेना ही पड़ा। नाउ एट दैट टाइम द विलेजेस इन आसाम वर सेल्फ सफिशिएंट। तो उस समय आसाम में विलेज सेल्फ सफिशिएंट था, वो लोग बाहर पे डिपेंड नहीं करता था, वो लोग खुद का अर्न कर रहा है, खुद का कमा रहा है, गाँव चल रहा है। तो वो लोग लोकल लोकल चीज में लोकली प्रोड्यूस कर रहा था, लोकली बेच रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। और उस समय ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं था मार्केट का, तो वो गांव गांव में ही चल रहा था। ओके, on the fact that the land revenue struck at the backbone of Assamese people was also written by Anandaram Dhekyal Fukan। उन्होंने भी अपने एप्लीकेशन में लिखा था, उन्होंने एप्लीकेशन में मोफत मिल्स को एप्लीकेशन लिखा था। ओके, मोफत मिल्स, सॉरी, तो मोफत मिल्स को एप्लीकेशन लिखा था कि कैसे एसामीज पीपल प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ओके, ब्रिटिश सरकार भले ही टैक्स ले रहा था पीजन से, फार्मर से, बट उन्होंने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए कोई भी मेजर्स नहीं लिया, कोई स्टेप्स नहीं लिया, ठीक है ना। एज सच वेन एवर द क्लाइमेट वॉज अनफेवरेबल और एग्रीकल्चर सफर्ड, जब भी ज़्यादा बारिश हो जाता रहा, तूफान चलता रहा, फ्लड आ गया,
तो इससे आम जनता को ही परेशानी हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने ना कोई टैक्स में रिलैक्सेशन दिया, ना ब्रिटिश सरकार ने कोई मुआवजा वगैरह, कुछ भी नहीं। तो असम को बार बार कंटिन्यूस फेमाइन का सामना करना पड़ा। फेमाइन मतलब भूखमरी, फूड का कमी होना। तो इन इस एप्लीकेशन टू मोफत मिल्स आनंद राम धेकियाल फुकान लिखा जाए 1851 में, इन सम एरियाज ऑफ कामरूप एंड दरंग द कंडीशन वाज सच दैट अपार्ट फ्रॉम फैमिली वैल्यूएबल्स पेरेंट्स वर कंपेल्ड टू सेल देयर ओन चिल्ड्रन फॉर ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स। तो उन्होंने एप्लीकेशन में क्या लिखा कि इतना बुरा हालत हो गया आसाम में कि कुछ कुछ जगह में कामरूप का माँ बाप लोग अपना बच्चा तो को बेच रहा है अपना भूख मिटाने के लिए, इतना बुरा हालत हो गया। एंड बेच रहा मतलब वही कहीं और जाके काम करेगा, हमें लाइफ टाइम के लिए बेच दिया। एट द सेम टाइम इन अपर आसाम कोलेरा एंड मिजल्स यानी डिजीज फैल गया। ओके, तो ऑब्वियस बात है हम लोग इम्यून तो था नहीं उस समय आसाम पीपल आसाम में। सो 1839 1847 1852 में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, मतलब इन ये सब ईयर्स में काफ़ी तेज़ी से डिजीज फैला। नाउ इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी द ब्रिटिश had established टी गार्डन्स इन अपार आसाम। तो उस समय आसाम में टी का इंट्रोड्यूस हुआ एंड हेंस टी गार्डन्स बना। अब टी गार्डन्स तो बन गया, बट टी गार्डन्स में काम करने वाला आदमी तो चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे पॉलिसी खिला, उन्होंने कहा कि जो भी टी गार्डन में काम करेगा उन्हें रेवेन्यू से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अब पीजेंट्स जो फार्मर्स मतलब फार्मर्स जो खेती में काम कर रहे हैं उन्हें टैक्स भरना पड़ रहा है। जब उन्होंने ये सुना, ब्रिटिश सरकार ने जब ये अनाउंस किया, उन्हें पता चला, वो तुरंत चले गए। बोला भाई यहाँ खेती करके टैक्स भरने से बेहतर है टी गार्डन्स में काम करें, कम से कम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, है ना। तो एज ए रिजल्ट द बर्डन ऑफ मेकिंग अप फॉर द लॉस ऑफ दिस रेवेन्यू फेल अपॉन द पुअर पीजेंट्स। यानी कि जो पीजेंट्स टी गार्डन में आगे काम करने वेल एंड गुड, जो नहीं आए तो उन्हें तो टैक्स भरना पड़ रहा है, पर ब्रिटिश कम नहीं है। अब इनका ये जो टी गार्डन टी पीजेंट्स का है, टी पीजेंट्स का है, उनका जो टैक्स था वो तो ब्रिटिश का नुकसान हो रहा है, बिकॉज उनका टैक्स कोई भर नहीं रहा है। तो इनका भरपाई भी इन्हीं से करवाया जा रहा है, मतलब टैक्स को बढ़ा दिया गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया अपना लॉस को मेकअप करने के लिए। जो रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार ने माफ किया था टी गार्डनर्स के लिए, वो माफ नहीं किया। क्या क्या उन्होंने वही टैक्स कहीं और बढ़ा दिया ताकि वो मेकअप हो जाए। तो इसका बर्डन किसको सहन करना पड़ा, वही पुअर पीजेंट्स, वही कहानी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम मनी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी, सर्टेन अदर फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द पैथेटिक कंडीशन ऑफ असमीज सब्जेक्ट पीपल। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ टैक्स जो था मतलब कैश के थ्रू, उसका वजह से असमीज पीपल बहुत प्रॉब्लम फेस किया, लोन लिया, लोन का चक्कर में फंस गया, डूब गया। दूसरा कारण हम लोग पढ़ा वही टी गार्डनर्स का, कि कितना जगह टी गार्डनर्स को ऑफर किया गया जो भी टी गार्डन में काम करेगा उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। तो उनका जो लॉस हुआ, ये जो इनका जो रेवेन्यू का खर्चा था वो किसी और पे बर्डन डल गया। तो वापस एसामिस पीपल ही फेस कर रहा है, जो फार्मिंग में रह गया, जो नहीं आया टी गार्डन में, तो उन पे तो टैक्स का बर्डन बढ़ गया ना। तीसरा कारण और ये है, तीसरा कारण है देखो, क्या बोला देखो, like in Assam, like in other states of East India, in Assam too, the British administration was responsible for the deterioration of cottage industry. तो जो आसाम का अपना कॉटेज इंडस्ट्री था वो डूब रहा था। क्यों? ब्रिटिश मैन्युफैक्चर कर रहा था अपना इंग्लैंड ब्रिटिश मेड क्लोथ्स, जो सस्ता में इंडिया में बेच रहा था। तो आसाम फ्रॉम द टाइम ऑफ अहोम डायनेस्टी पाथ एंड मुगा सिल्क हैड ए स्पेशल डिमांड इन इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में पाथ एंड मुगा सिल्क का काफ़ी डिमांड था। पर जैसे ब्रिटिश आया और ब्रिटिश ने बाहर का क्लोथ, फॉरेन क्लोथ इंपोर्ट किया सस्ता में, तो इससे आसाम का इंडस्ट्री सफ़र किया। ओके, नाउ द कंडीशन ऑफ एरिस्टोक्रेट क्लास, यानी जो अहोम किंगडम के अंदर था, लाइक मंत्री, मतलब महामंत्री, मंत्री या जो भी मिनिस्टर्स था, उनको बोलता है एरिस्टो क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ठीक है ना। तो उनका भी हाल कॉमनर्स का जैसा ही था, जो आम जनता फेस कर रहा था वो भी फेस कर रहा था। देखो, सम पीपल ऑफ द अहोम फ्यूडल क्लास हैड ट्राइड टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ कुछ एरिस्टोक्राट्स एरिस्टोक्रेट्स ने, उन्होंने कोशिश की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने की। तो उन्होंने कोशिश की उनका काम संभालने की, बट ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वो एसोसिएट नहीं कर पाए, और ना ही ब्रिटिश सरकार को कोई फायदा हुआ। मतलब सिंस ब्रिटिश एजुकेशन उनके पास नहीं था, तो ब्रिटिश सरकार को लगा नहीं कि एसामिस पीपल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाएंगे या वो लोग कर पाएंगे। और तब तक ऑब्वियस सा बात है, ब्रिटिश सरकार का बंगाल प्रोविंस में बहुत अच्छा खासा स्टेब्लिशमेंट हो चुका था, और वहाँ ब्रिटिश एजुकेशन फैल चुका था। तो वहाँ के जो बंगाली पॉपुलेटेड यूथ थे वो लोग ऑब्वियसली पढ़ लिख के काफ़ी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर या कुछ कुछ बन चुके थे। तो उन्होंने वहाँ से हायर किया और आसाम बुलवाया,
आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए वहां से यूथ को बुलाया एंड हेंस इस तरह से माइग्रेशन चालू हुआ ब्रिटिश बंगालीज का। तो द ब्रिटिश रूलर्स हैड टू इंपोर्ट एजुकेटेड बंगाली पर्सन्स फ्रॉम द बंगाल, वही बोल रहा है। एज ए रिजल्ट द ऑफिशियल्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी बिगन टू लूज देयर पोस्ट। तो जो अहोम डायनेस्टी का ऑफिशियल्स था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, वो उन्हें नहीं मिला। एंड फाइनली उन्हें क्या काम करना पड़ा, देखो उन्हें क्या काम करना पड़ा। दे वर मेड मौजदार्स विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स, उन्हें टैक्स कलेक्शन में लगा दिया, उन्हें मौजदार्स बना दिया, ठीक है ना। तो दो सम ऑफ द एसामीज एस्ट्रोगेट्स हु हेल्ड पोस्ट लाइक फुकान, बोरवा, राजकुआ, ये सब पोस्ट में था, इतना अच्छा अच्छा पोस्ट में था, उन्हें लगा दिया टैक्स कलेक्शन में। नाउ और इनका इसका मानना था ये सब हुआ क्यों, largely this responsibility was vested upon the outsiders like Bengalis from Srihatta in Bengal और मारवाड़ीज फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया से जो मारवाड़ीज या बंगाल से जो बेंगलीस आए उनके वजह से ये हुआ है। नाउ दिस एक्ट और हायर पोस्ट इनको दिया गया है मारवाड़ी या बंगालीज को। So this act of the British not only deprived the Assamese aristocratic class, but is also alleged to have created a riot-like situation under the domination of outsiders. तो यानी कि obvious सा बात है, Assamese people से उनका right छीना गया, उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है ना, तो वो कैसे कमाएंगे। ऑब्वियस सा बात है, अगर आसाम में रह के उन्हें जॉब ना मिले, वो अहोम डायनेस्टी के अंदर अच्छा खासा जी रहे थे और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद उन्हें वो जॉब ही नहीं मिल रहा है, उन्हें पहले जैसा लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा है, तो कैसे चलेगा। डेफिनेटली तो राइट लाइक सिचुएशन होगा, बिकॉज एक तो ऊपर से बाहर से लोगों को ला रहे हैं, तो इनका जॉब जा रहा है। एक और कारण बोल सकता है उनका लाइफस्टाइल, जो असामीज एरिस्टोक्रेट्स यानी अहोम डायनेस्टी के अंदर, अहोम किंगडम के अंदर जो वो लग्जरियस लाइफ जीते थे, सर्वेंट्स था, पानी का ग्लास तक उन्हें मतलब पानी का मैंने उन्हें इवन पानी का ग्लास भी वो नहीं उठाते थे, ऐसा था। तो बट द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन असम इन 1843। तो ब्रिटिश ने क्या किया, 1843 में स्लेवरी बैन कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, देखो this class, which lost its privilege, social position and power, was dissatisfied with the new administration. क्यों? बिकॉज ना उन्हें जॉब मिल रहा है, ना उन्हें वो लग्जरियस लाइफ मिल रहा है जो पहले वो जीते थे, स्लेवरी भी बैन हो गया, तो अब उन्हें अपना काम खुद करना पड़ रहा है। देखो दे वर कंपेल्ड टू परफॉर्म मैनुअल लेबर इन देयर ओन फील्ड, अपना खेती में खुद काम करना पड़ रहा है, एंड हेंस वो भी डिससेटिस्फाइड थे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो हम लोगों ने पढ़ा आम जनता टैक्स से परेशान थे, जो पीजेंट्स था जो टी गार्डन्स में आया पार्टिसिपेट करने, वो सभी परेशान थे, एरिस्टोक्रेट्स क्लास भी परेशान थे, उनका तो 3 पॉइंट है, उनका 3 पॉइंट है। और अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण। देखो अकॉर्डिंग टू एमिनेंट हिस्टोरियन एच के बरपुजारी, सेवरल ब्राह्मण पुरोहित्स ऑफ अपर असम आल्सो जॉइन द रिवोल्ट, क्योंकि वो भी ब्रिटिश से परेशान थे। क्यों? ब्रिटिश से उनसे छीन लिया उनका लखीराज। अब लखीराज क्या होता है, तो जो ब्राह्मण थे जो राजा के अहोम किंगडम या किसी भी राजा के समय वहाँ पूजा हवन कुछ करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, राजा एज ए रिटर्न गिफ्ट या तोहफे में जमीन देते थे, और उस जमीन में कोई टैक्स नहीं लगता रहा, तो उन्हें कहते थे लखीराज। और ब्रिटिश ने वो सब कब्जा कर लिया, तो एनहेंस ब्राह्मण्स लोग भी परेशान थे और वो लोग भी पार्टिसिपेट किया। ये एक पैराग्राफ छूट गया। अच्छा, एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी बाय द ब्रिटिश लेड टू द अपलिफ्ट ऑफ स्लेव्स। तो स्लेवरी जब एबोलिश कर दिया, इट डजंट मीन जो स्लेव्स था उनका लाइफस्टाइल बदल गया। ब्रिटिश का इसमें भी अपना ही फायदा था, उन्हें चाहिए था टी गार्डनर्स के लिए पीजेंट्स, है ना, उन्हें चाहिए था टी गार्डनर्स के लिए लेबर्स, तो उन्होंने क्या किया, स्लेवरी एबोलिश कर दिया, तो जो स्लेव्स थे वो फ्री हो चुके, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन्हीं स्लेव्स को टी गार्डन्स में लगा दिया। देखो they had been freed from the control of Assamese aristocrats, but no immediate measures were adopted for the benefit of these people. Consequently उन्हें टी गार्डन्स में लगा दिया गया, जाओ वहां काम करो, मतलब एक जगह से निकाला दूसरा जगह में वो लोग फंस गए। तो टी गार्डन्स का या स्लेव्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो वही लाइफस्टाइल जी रहे थे जो पहले जी रहे थे। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम लोग ये बोल सकते हैं, the East India Company had already completed 3 decades prior to the revolt of 1857। तो 1857 के बाद भी 3 decades तक भी उन्होंने मतलब इस प्रकार में बाद में बताएगा, कहने का मतलब यही हुआ, 1857 के 30 साल बाद भी आसाम का कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल ब्रिटिश से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सबको ब्रिटिश से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और क्या प्रॉब्लम्स हुआ, कैसे हुआ, कब क्या लड़ाई हुआ, यही सब हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरा। तो स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया। तो 1857 नीड्स ए स्पेशल मेंशन बिकॉज ये वो ईयर है जब इंडियंस ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया, और इसमें मेन रोल था इंडियन सोल्जर्स का। तो दे डिक्लेयर्ड म्यूटिनी एंड shook द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस क्या रहा है हम बताता है। 1857 में जब इंडियन सोल्जर्स ने जब इंडियन ने सिपा म्यूटिनी लॉन्च किया और प्रोटेस्ट किया, तो ब्रिटिश का बहुत इकोनॉमिक नुकसान हुआ, बहुत। तो मैं यही कह रहा था, जब ब्रिटिश का बहुत नुकसान हुआ इकोनॉमिकली, ब्रिटिश बहुत वीक हो रहा था, बिकॉज प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश का बहुत खर्चा हो रहा था, तो फंड बहुत खर्च हो गया था, तो ब्रिटिश इकोनॉमिकली डूब गया था थोड़ा। हम्म, तो सिंस ईस्ट इंडिया कंपनी काफी लॉसेस में चल रही थी, तो यहाँ पे आया क्वीन, इंग्लैंड का क्वीन। उन्होंने क्या किया, इंडिया का पावर अपने अंदर ले लिया। दैट मीन्स 1857 में द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्वीन, जिसको हम कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट। 1858। तो 1858 में आफ्टर सीपी म्यूटिनी द पावर वाज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू क्वीन। पहले भी ब्रिटिश के अंदर में थे, पर डायरेक्टली क्वीन के कंट्रोल में नहीं था। पहले पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करता था। तो क्लास 9 में तुम्हें मिला होगा, द पीरियड बिफोर 1857 इज कॉल्ड कंपनीज रूल, और उसके बाद बोलता ब्रिटिश राज एक्चुअली, या क्वींस रूल। तो 1857 का पहला पीरियड था कंपनीज रूल, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली रूल कर रहा था। चलो, नाउ, तो द सीपी मिलिट्री ब्रोक आउट ऑन 10th मई 1857, जिसमें बहुत सारे लीडर्स पार्टिसिपेट किए, जैसे कि मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, नाना साहेब ऑफ कानपुर, मराठा लीडर टांटिया टोप, रानी लक्ष्मीबाई, सब लोगों ने इस रिवोल्ट को लीड किया और जगह जगह प्रोटेस्ट किया। और जो हम लोग का रिवोल्यूशनरी था, वो चाहते थे कि दोबारा इंडिया का बादशाह बहादुर शाह जफर बने, बहादुर शाह जफर टू बने, ठीक है ना। बट नाउ सेम कहानी आसाम में हो रहा था। अब आसाम में भी ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहा था, है ना। एंड असमीज कॉमन पीपल वेर हीट राइजिंग अगेंस्ट द डोमिनेशन। तो असमीज पीपल भी आवाज उठाना चाहता था। So the revolt of 1857 gave them a golden opportunity to the elite class of Assam to throw off the yoke of British rule and re-establish a home monarchy. जब असमीज पीपल को ये पता चला कि एक मास लेवल में इंडिया में सीपर म्यूटिनी स्टार्ट हो चुका है, तूने भी एक मौका दिखा, चलो असम में भी हम सीपर म्यूटिनी करते हैं, है ना। ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ब्रिटिश को हटाते हैं, अहोम किंगडम को दोबारा स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो सम पीपल ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली ट्राई टू इंस्टिगेट इंडियन सोल्जर्स, उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्हें भड़काने की कोशिश की, जो भी है, मतलब अपना तरफ करने का कोशिश किया, है ना। बेस्ड इन आसाम टू फैन द फायर्स ऑफ द रिवोल्ट हियर, तो यहाँ पे भी सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट करना था, और सिपाही म्यूटिनी का बेस ही था इंडियन सोल्जर्स, दैट्स व्हाई उनका मदद ले रहा था। तो उनका मेन एम था टू इंस्टॉल ए प्रिंस फ्रॉम अहोम रॉयल फैमिली दोबारा। और बराक वैली में भी ऑल्सो सम सोल्जर्स फ्रॉम चित्तागोंग रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो चित्तागोंग जो आज का बांग्लादेश में, ठीक है ना, उस समय ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया में था। Now, when the revolt broke out in North India, there were two British regiments in Assam. एक द फर्स्ट असम लाइट इन्फेंट्री इन डिब्रूगढ़, दूसरा सेकंड असम लाइट इन्फेंट्री इन गुवाहाटी, ठीक है। तो ये दोनों रेजिमेंट्स अलग था, कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट था, बट इन लोगों ने तो इन असम में या गुवाहाटी गुवाहाटी या शिवसागर में जब बिहार का न्यूज़ पहुंचा कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो ये लोग भी थोड़ा स्टेप बैक ले लिया, या इन लोगों ने भी कुछ खास पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं, दे शो सम डिससैटिस्फैक्शन, कहने का मतलब ये। पर असम में स्टार्ट कैसे हुआ सीपोई म्यूटिनी? तो मेन रोल है मोनीराम दीवान का। उन्होंने द पीपल हु ट्राई टू इंस्टिगेट सिपॉइज वेर द एलाइड क्लास ऑफ आसाम, जिनमें से एक था मनीराम दीवान, ठीक है ना। तो एलाइड क्लास कौन है? वही मंत्री का पोस्ट में जो था, या जो अच्छा खासा पोस्ट में है, अहोम किंगडम का अंदर में था, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी था। नाउ, उनका एम क्या था? they were dreaming of throwing out the British from Assam and reinstating the Ahom monarchy with the grandson of former Ahom king Purandar Singha, यानी जो पुरंदर सिंघा था फॉर्मर किंग, उनका पोता कंदर पेशवर सिंघा को दोबारा राजा बनाएगा, जो कि उस समय माइनर ही थे, ठीक है ना। एंड द पर्सन हु प्लान दिस वाज मनीराम बोरभांदर बरुआ, जिनको प्यार से लोग मनीराम दीवान भी बुलाते हैं, बिकॉज वो दीवान थे, ठीक है ना। हु वाज पॉपुलरली नोन एज मनीराम दीवान। When Indian soldiers declared mutiny in Meerut, तो जब मेरठ में सिपा म्यूटिनी डिक्लेयर हुआ, तो मनीराम दीवान उस समय थे कलकत्ता में। क्यों? टू फाइल एन एप्लीकेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो एक पोर्शन अपर असम का एक पोर्शन अहोम रॉयल फैमिली को दे दिया जाए,
ताकि अहोम रॉयल फैमिली वहाँ रूल कर सके, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही सही पर रूल कर सके। तो वो ये एप्लीकेशन देने गए थे। और उस समय कलकत्ता में उनका मुलाकात हुआ मधु मलिक से, एक बंगाली मुखिया। तो उन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ एक साजिश रची। तो मनीराम दिवस वर इंस्पायर्ड फ्रॉम मीरठ। जी, अगर मीरठ में एक सिपा म्यूटिनी हो सकता है तो आसाम में भी हम लोग कर सकते हैं। तो मधु मलिक एंड मनीराम दीवान ने प्लान बनाया, ठीक है ना। नाउ आसाम में भी कुछ एलाइड क्लास लोग थे, जैसे एलाइड क्लास असमीज पीपल थे, जैसे कि बहादुर गौर बरुआ, फॉर्मोद अली, पियोली बरुआ, दूतीराम बरुआ, मायाराम नाजिर एक्सेट्रा, दे वर सम एलाइड्स ऑफ आसाम, जिन्होंने मनीराम दीवान को हेल्प किया या उन्हें सपोर्ट किया। और ये डिसाइड किया गया था कि अहोम प्रिंस कंदरपेश्वर सिंघा को राजा बनाएगा, तो उन्हें ही लीड करने दिया, ठीक है ना। और मनीराम दीवान का कहना ये था कि लड़ाई से पहले मैं आर्म्स एंड वेपन्स ले आऊंगा कलकत्ता से ताकि मदद हो। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सेंट ऑफ दिस कंस्पिरेसी इन द मिडिल ऑफ द अगस्त 1857। पर ब्रिटिश सरकार को पहले ही पता चल गया, कैसे? उनके हाथ कुछ लेटर्स लग गया। मनीराम दीवान जो लेटर्स भेज रहे थे आसाम, वो लेटर्स उनके हाथ लग गया। To understanding the seriousness of the matter, Chief Commissioner Jenkins requested the government to send a force of trained European soldiers. तो जेनकिंस ने रिक्वेस्ट किया, जब भी कभी आसाम में एक यूरोपियन सोल्जर्स को भेजो और इन सबको रोको। Now in the first part of the September 1857, the principal assistant captain Holroyd he intercepted many letters written by Maniram Diwan, मतलब पकड़ लिया गया। और उस लेटर्स में क्लियरली लिखा हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या क्या करना है। एंड हेंस हॉलरॉयड फोर्स के साथ जोरहाट आए और कंदर पेशवर सिंघा को अरेस्ट कर लिया और उन्हें भेज दिया अलीपुर जेल में, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर दिस मनीराम दिवान वाज आल्सो अरेस्टेड इन कलकत्ता। तो मनीराम दीवान भी कलकत्ता में अरेस्ट हो गए, बिकॉज मनीराम दीवान वाज द मेन लीडर। उनके साथ प्योली फुकन भी अरेस्ट हुए और बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हुए। मनीराम दीवान को भी अलीपुर जेल में रखा गया फॉर 2.5 मंथ, और उसके बाद उन्हें भेज दिया गया जोरहाट। अब एक स्पेशल कोर्ट हुआ जहां पे जस्टिस ने मनीराम दीवान एंड प्योली बोरवा को सेंटेंस टू बी हैंग टिल डेथ, मतलब फांसी का सजा सुनाया गया। एंड फाइनली 26 फरवरी 1858 को, सॉरी 26 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी का सजा सुनाया, मैंने फांसी हुआ। सिमिलरली मधु मलिक, कमलात बोरुआ, दुतीराम बोरुआ, मायाराम नजीर, इनको दिया गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब सारा सारा उम्र ये लोग जेल में रहेंगे, ओके। एंड बहादुर गांव बुरुआ एंड शेख फॉर्मुद अली को भेज दिया गया काला पानी, अंडमान एंड निकोबार वहां पे, और सबका प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया गया। नाउ दो सोल्जर्स हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट, उन्हें भी पनिश किया गया, ओके। कुछ लोगों को जेल में रखा गया टिल 1860, और बाद में दे वर अलाउड टू कम बैक टू गुवाहाटी वेयर ही, सॉरी, कुछ सोल्जर्स को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया और कुछ सोल्जर्स को सर्विस से हटा दिया गया, ओके। और अहोम प्रिंस कंदरपेश्वर सिंघा, सिंस वो राजा का बेटा था, ऊपर से माइनर था, तो उसे कुछ समय तक ही जेल में रखा गया 1860 तक। उसके बाद उन्हें गुवाहाटी भेज दिया गया, जहाँ पे उन्हें रहने के लिए एक रेसिडेंट दिया गया, प्लस ब्रिटिश सरकार की तरफ से 500 रुपया पेंशन 1853 से, ओके, उन्हें पेंशन दिया गया। और आफ्टर क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, जब पावर क्वींस के अंदर में चला गया, तो दूतीराम बोरुआ, शेख फॉर्मड अली, बहादुर गांव बोरुआ, इन सबको वापस आसाम बुला लिया गया, मतलब उनका सजा माफ कर दिया गया और बोला आसाम आ जाओ। तो इन दिस मैनर द अटेम्प्ट ऑफ मनीराम दीवान इन 1857 टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश इन आसाम, मतलब इसी तरीका से मनीराम दीवान ने कोशिश की, हालांकि फेल हो गया, बट एक अच्छा अपराइजिंग था। एटलीस्ट एसामिस पीपल को भी पता चला जो वो भी लड़ सकते हैं, जैसे इंडियंस को पता चला सीपम म्यूटिनी में जो इंडियंस भी लड़ सकते हैं। तो आसाम में भी वही सेम फील था, जो पूरा उत्साह के साथ। बट यहाँ एक चीज गौर करने वाला बात है, इसमें ओनली एलाइट क्लास ने पार्टिसिपेट किया, ओके, एलाइट क्लास ने पार्टिसिपेट किया। तो ये है मनीराम दीवान का लाइफ स्टोरी। हालांकि यहाँ से उतना क्वेश्चंस नहीं आता है, वही बोला गया है कि इनिशियली ही वाज नॉट अपोज टू द ब्रिटिश रूल। इनिशियली मनीराम दीवान ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं थे, हाँ। इवन ही वाज अपॉइंटेड एज रेवेन्यू बुक कीपर बाय द ब्रिटिश इन जोरहाट। सो वाइल वर्किंग इन दिस पोजीशन उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया ब्रिटिश सरकार के अंदर। बट जब अपर असम में किंग पुरंदर सिंह दोबारा रीस्टेब्लिश हुए, तो उन्होंने क्या किया, एज ए दीवान राजा के अंदर ज्वाइन कर लिया और ब्रिटिश सरकार का जॉब छोड़ दिया। बट फॉर अननोन रीजंस ही रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड जॉइन द आसाम टी कंपनी। फिर कुछ अननोन कारण से उन्होंने वापस वो पोस्ट से रिजाइन किया, दीवान पोस्ट से, और आसाम टी कंपनी ज्वाइन कर लिया, which was definitely owned by the British. Okay. Now he in 1844 he also resigned from there as well, और उन्होंने जोरहाट में खुद का टी गार्डन स्टैब्लिश किया। बट
उन्हें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिला ब्रिटिश सरकार से। देखो, ही कुड नॉट गेन एनी एग्जाम्पशन फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट लाइक द ब्रिटिश टी गवर्नर्स एजिटेटेड हिम। एंड मोर ओवर कैप्टन हॉलरॉयड हु जॉइंड एज द चीफ ऑफिसर ऑफ शिवसागर, उन्होंने मनीराम दीवान को जो पहले जो ब्रिटिश सरकार या राजा की तरफ से फैसिलिटीज मिलता रहा, वो हटा दिया गया। किसने हटाया? हॉलरॉयड ने। तो दिस एजिटेटेड मनीराम दीवान, और वो यहाँ से वो खिलाफ हो गए ब्रिटिश सरकार के, कि कैसे उनका हक छीना गया, उनका वो सर्विस छीना गया, उन्हें जो लग्जरियस लाइफ जो एग्जाम्पशन मिल रहा था क्यों छीना गया, क्यों हटा दिया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से कहानी वही सेम कहानी है, देखो। अच्छा, मनीराम दीवान को भी देखो 1,000 रुपया का पेंशन ऑफर किया गया था। मनीराम दीवान को भी 1,000 रुपया का पेंशन ऑफर किया गया था, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, है ना। एंड व्हेन कमेश्वर सिंघा एक्सपायर्ड इन 1851, मनीराम दीवान ने डिसाइड किया कि अब कंडर पेश्वर सिंघा को ही राजा बनाएगा। तो 1853 में मोफत मिल्स, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो 1857 में 1853 में मनीराम दीवान गए कलकत्ता एक लेटर लिखने। तो वहाँ उन्हें पता चला सीपर म्यूटिनी के बारे में, एंड हेंस सीपर म्यूटिनी हुआ, और आगे का कहानी पता ही है, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, वही कहानी है। ठीक है ना। अच्छा, ऑब्वियसली मिल्स तक लेटर लिखा, मिल्स तक रिपोर्ट पहुंचा, बट मिल्स ने वही कहानी, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार का ही सपोर्ट किया, है ना। ओके, इनफैक्ट ही डिक्लेयर्ड मरीनम टू बी कॉन्स्पिरेटर, यानी कि तुम साजिशखोर है, तुम ब्रिटिश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, ऐसा बोल दिया ओपनली। तो यहाँ सिंस कलकत्ता हाई कोर्ट में भी मतलब मोफत मिल से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो मनीराम दीवान का सारा होप्स रुइंड हो गया, सारा होप्स बर्बाद। एंड हेंस यहाँ से वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुआ। ओके, मतलब उन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अथॉरिटी दे देंगे, मतलब एक अहूम फैमिली को कुछ एरिया दे देंगे रूल करने के लिए, बट नहीं दिया। बस उसके बाद का कहानी सेम है, कुछ लेटर्स पकड़ा गया और वही है। ही वॉज हैंग्ड ऑन 26 फरवरी 1858। अब हम पढ़ेंगे ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। बहुत सारा कारण है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर ऑफ रिबल्स इन आसाम वर वेरी स्मॉल। तो आसाम में जो नंबर ऑफ रिबल्स था बहुत कम था, एंड मनीराम दीवान सपोर्टर्स वर कन्फाइंड टू जोरहाट एंड शिवसागर ओनली। ही हार्डली गेन्ड एनी सपोर्ट फ्रॉम नौगांव, कामरूप एंड गुवाहाटी, यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सेकेंड, द लीडर्स फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, मनीराम दीवान को लगा बहुत टाइम है, तो वो आर्म्स भेजने में काफ़ी लेट कर दिया। अगर बहुत जल्दी आर्म्स भेज देता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। सो इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रिपरेशन, दे फेल टू बिगिन इन टाइम। एज ए रिजल्ट ब्रिटिश सरकार को उनके साजिश के बारे में पता चल गया, और ब्रिटिश सरकार को भी टाइम मिल गया प्रिपेयर होने का, बिकॉज मनीराम दीवान कुछ कर ही नहीं रहे थे। वो लेटेस्ट पे लेटेस्ट लिखे जा रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें लगा बहुत टाइम है। थर्ड, Maniram Diwan was far away from the scene of revolt. Though Maniram Diwan was the leader, पर वो रिवोल्ट यानी वो लड़ाई के एरिया में थे ही नहीं। लड़ाई आसाम में होने वाला है और वो कलकत्ता में बैठकर लीड कर रहे हैं, कलकत्ता में बैठकर लेटर लिख रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है ना, डेफिनेटली। सो इनफैक्ट अगर मनीराम दीवान आसाम में आ जाते एट द अर्लीस्ट, तो शायद कुछ हो पाता। और एक कारण है, नो डाउट, मनीराम दीवान ही लैक्ड एक्सपर्टाइज टू बी द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। उन्हें उतना कुछ खास एक्सपीरियंस था नहीं। ओके, तो मनीराम दीवान एक प्राइम एग्जांपल है कि अगर लीडर ब्रिटिश को या ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करे तो क्या हो सकता है। मनीराम दीवान ने ब्रिटिश को अंडर एस्टिमेट किया। तो द लीडर ऑफ द रिवोल्ट अंडर एस्टिमेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिशन एंड फेल्स टू अप्रिशिएट देयर एबिलिटी। तो सिंस उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, अपोजिशन को हल्के में लिया, एंड हेंस इसलिए वो हार गए। चौथा रीजन, मनीराम दीवान एंड हिज एसोसिएट्स नेवर ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्हें मतलब था एलाइट से, उन्होंने सिर्फ एलाइट्स को ही पार्टिसिपेट किया। तो जो न्यू मिडिल असमीज मिडिल क्लास था नौगांव या गुवाहाटी का, दे वर नॉट एट ऑल सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द रिवोल्ट। उन्हें मतलब नहीं था, बिकॉज वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर रहे थे। जो न्यू मिडिल असमीज क्लास है, उन्हें बंगाली लाइफस्टाइल काफी पसंद आ रहा था। देखो, दे वर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बंगाली मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। सो दे हैड नो विश टू गो बैक अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहम मोनार्क। उन्हें इच्छा था भी नहीं कि हम अहम मोनार्क के एडमिनिस्ट्रेशन में वापस आना है। उन्हें बंगाली मिडिल क्लास लाइफस्टाइल काफी पसंद आ रहा था। फिफ्थ देखो, द रिबल्स ऑफ द असम फेल टू मेंटेन सीक्रेसी। जो लेटर भेज रहा था मनिराम दीवान, वो ब्रिटिश का हाथ इजीली लग गया, तो सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहा। सिक्स्थ, उन आसाम के जो आसाम का जो रिबल्स था, उनके हाथ में ना आर्म्स था, ना एम्यूनिशन था, ना कोई वेपन्स था, कुछ था नहीं। दो मनीराम दीवान ने प्रॉमिस किया था कि वो लेकर आएंगे, पर टाइम पे नहीं पहुंचा पाया, टाइम पे उनका हाथ में आर्म्स नहीं आया। एंड लास्ट, द इंडियन सोल्जर्स वाज द बैकबोन ऑफ सीपर म्यूटिनी, जो कि आसाम में देखने को नहीं मिला। आसाम में इंडियन सोल्जर्स का सपोर्ट उतना नहीं मिला, एंड हेंस
आसाम में कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। तो दिस वर द कॉजेस, यहाँ पे टोटल 7 कॉजेस है, एनी 5 याद करो। मोस्टली 4 मार्क में आता है, पर क्या पता 5 मार्क्स में दे दे, दैट्स व्हाई एनी 5 याद करो। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन आसाम, इसका इंपॉर्टेंस क्या? पहला, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज crushed by the British with an iron hand, though 1857 फेल हो गया, ओके, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आसाम दैट आसाम वाज एसोसिएटेड विद अ हिस्टोरिकल इंडियन इवेंट, ये पहला बार था जो आसाम एक इंडियन इवेंट के साथ जुड़ा, ओके। सेकंड, द पीजेंट्स रिवोल्ट जो बाद में हुआ 1861 में आसाम में, गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1861 या उसका बाद वाला जितना भी रिवोल्ट हुआ, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब वो लोग कर सकते हैं, पीजेंट्स का मन में ये था, जब मनीराम दीवान कर सकते हैं तो पीजेंट्स क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। थर्ड, इन आसाम टू द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज वर यूनाइटेड, आसाम में भी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज यूनाइटेड था, ठीक है। तो देशभक्ति ऐसे ही, और वो लोग और यूनाइटेड हो गए, और उन्होंने एक साथ मिलकर और पार्टिसिपेट किया अलग अलग रिवोल्ट्स में। So during the Indian national movement, the freedom fighters of Assam were inspired by the activities of Maniram Diwan. तो obvious सी बात है, आसाम में भी आसाम का जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी मनीराम दीवान के एक्शन से, मनीराम दीवान की सोच से बहुत इंस्पायर्ड हुए, और आगे का जितना भी रिवोल्ट है वो सब लड़ा है, इंस्पायर्ड थे, इंस्पिरेशन मिला मतलब। कोई डाउट यहाँ तक? देखो, आई होप इतना तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट इन आसाम। अब पीजेंट्स ने कैसे रिवोल्ट किया आसाम में अलग अलग टाइम पीरियड में। इतना टाइम हमने देखा अलाइड क्लास ने शुरुआत किया 1857 में, अब पीजेंट्स ने कैसे रिवोल्ट किया देखो। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल पावर वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्वीन, जिसको हम कहते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858, है ना। बिकॉज इस रिवोल्ट का वजह से इंडिया का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इकोनॉमिक कंडीशन काफी बुरा हो चुका था, ठीक है ना। सो इन द फॉलोइंग ईयर्स, अब ऑब्वियस बात है ब्रिटिश का बहुत लॉस हुआ है ना। तो द डिफिसिट बजट रोज टू 14 मिलियन पाउंड्स, तो ब्रिटिश का बहुत नुकसान हुआ। अब ये नुकसान का भरपाई कैसे करेगा? टैक्स से। तो कॉन्सिक्वेंट ईयर्स में 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, चाहे जो भी नुकसान हुआ टैक्स के थ्रू भरपाई करना है। तो कैसे? तो बता रहा है, इन आसाम ऑल्सो, इंडिया में भी टैक्सेस इंट्रोड्यूस किया गया बहुत सारा, एंड इन आसाम ऑल्सो मेनी टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस, जैसे कि देखो बिटवीन 1854 एंड 1870 देयर वर 100% राइज इन टैक्सेस, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। अब एक चीज है, अहोम का, अहोम राज्य में, अहोम के शासन में होम टैक्स कभी नहीं भरा, हाउस टैक्स कभी नहीं भरा गया है, पर ब्रिटिश सरकार ने हाउस टैक्स लगा दिया, लाइसेंस टैक्स लगा दिया, ग्रेजिंग टैक्स तक लगा दिया, मतलब गाय को घास चराने के लिए भी टैक्स चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रेजिंग टैक्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस इन 1860, इतना बुरा हाल था। तो दरंग एंड नगांव में एक्साइज ड्यूटीज वर इम्पोज्ड, रिवर्स इन विच गोल्ड वाज फाउंड एंड फिशिंग वाज डन वर नाउ ऑक्शन्ड, तो ऐसा नदी जिसमें फिशिंग अच्छे से हो रहा है वो भी ऑक्शन किया गया। सो ब्रिटिश सरकार एकदम हद पार कर दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जिसके चलते आसाम का पीजेंट्स काफी सफर किया और उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ। कैसे? देखो, फिर देखो राइस मिल देखो, सुना ही होगा, पॉपुलर है काफी। तो द पीजेंट्स रिवोल्ट इन असम इन द 19th सेंचुरी वर लेड बाय राइस मिल्स, यानी कि पीपल्स असेंबली, राइस एंड मिल्स। देयर वर नो इन नो वे काइंड ऑफ एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ओके, बट येट इसका इंपॉर्टेंस आसाम में काफी है। तो these rice mills did their best to make the peasants and other common people politically conscious। तो राइस मिल्स ने क्या किया, उन लोगों पॉलिटिकल अवेयरनेस दिया, कैसे सरकार तक अपना आवाज़ पहुंचाना है, बिकॉज बहुत लोग ऐसा था जिनको पता ही नहीं थी अपना बात कैसे पहुंचाना है। तो राइस मिल ने क्या किया, उन लोगों को सिखाया, उन लोगों को बताया कैसे सरकार तक अपना आवाज़ पहुंचाना है, कैसे पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है, कैसे हमें प्रोटेस्ट करना है, ये सब कुछ सिखाया गया, ओके। तो these assemblies grew under the supervision of leading personalities of the society like गांव बूढ़ा, डोलोय, गोसा, इन लोगों ने लीड किया जगह जगह। और ये सिर्फ एक विलेज तक लिमिट नहीं रहा, पूरा आसाम का हर विलेज में फैल गया, ओके। तो असम इसमें एक प्रोवर्ब है, राइज ए रोजा गीते गंगा, एंड विच ऑक्सल्स द पावर एंड पोजीशन ऑफ द पब्लिक एंड कमिटी, यानी कि राजा ही हमारे, हम लोग ही राजा और पावर हम लोग का ही हाथ में है, कहने का मतलब वो है, ठीक है ना। तो इट वाज इन, और ये जो राइस मिल्स रिफ्लेक्टेड दिस प्रोवर्ब इन द रियल सेंस, बिकॉज इट वाज इन दिस पब्लिक असेंबलीज दैट पीपल लर्नड हाउ टू टेक यूनियनस पब्लिक डिसीजंस। तो यहाँ पे जनता लोग सीखा कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है, कैसे डेमोक्रेटिकली सरकार से डिमांड मांगा जा सकता है या डिमांड पूरा करवाया जा सकता है, ये सब सीखा यहाँ पे। एक इंसिडेंट हम लोग पढ़ते हैं फुलागुड़ी धावा का, जो कि 1861 में हुआ। तो द बैनर ऑफ रिवोल्ट raised for the first time in Assam to be exploited by the exploited peasants। तो peasants की तरफ से जो पहला रिवोल्ट हुआ वो हुआ फुलागुड़ी धावा।
Now, located near Nogao, Fulaguri was a village inhabited by the Tiwa community. Okay, और उनका सर्वाइवल था पॉपी कल्टीवेशन में। और ब्रिटिश सरकार जब से ओपियम सेल करना स्टार्ट किया, जो कि पॉपी से आता रहा, तो ब्रिटिश सरकार क्या किया, ही बैन द कल्टीवेशन ऑफ पॉपी बाय द पीजेंट्स। उन्होंने कहा कि पीजेंट्स लोग पॉपी कल्टीवेट नहीं करेंगे। कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार ही करेगा, जैसे सॉल्ट में था। ठीक है ना? तो इन 1861 द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन द कल्टीवेशन ऑफ पॉपी। तो इससे टीवा कम्युनिटी में इफेक्ट हुआ, वो लोग गुस्सा हुआ और वो लोग प्रोटेस्ट करने का सोचा। साथ ही साथ एक और अफवाह फैल रहा था कि तामुल पान में भी टैक्स लगेगा। अब देखो, आसाम में तामुल पान सभी खाते हैं। ओके, तो तामुल पान में भी टैक्स लगेगा तो कैसे चलेगा? ओके, तो ये एक रूमर था, ब्रिटिश सरकार ने बोला नहीं, ये एक रूमर, अफवाह फैल गया कि शायद अनदर न्यूज दैट मेड राउंड्स वाज दैट द गवर्नमेंट वुड इम्पोज टैक्स ऑन तामुल पान। तो एज सुन एज ये न्यूज फैला, 1500 से भी ज्यादा पीजेंट्स इकट्ठा हुआ फूलागुड़ी में, एंड दे ऑर्गेनाइज्ड ए राइस मिल। उन्होंने एक मीटिंग रखा टू अपोज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और इस मेल में डिसाइड हुआ कि हम लोग एक पेटिशन सबमिट करेंगे डिप्यूटी कमिश्नर को। तो ये 1500 पीजेंट्स मिलकर डिसाइड किया कि डिप्यूटी कमिश्नर को एक पेटिशन सबमिट करते हैं, जहां उन्हें कहता है कि काइंडली पॉपी कल्टीवेशन से बैन हटाइए और तामुल पान पे कोई टैक्स मत लगाइए। नाउ एट दैट टाइम जो नौगांव का डिप्यूटी कमिश्नर था वो था हेrbert स्कॉन्स। और उन तक जब लेटर पहुंचा, स्कॉन्स तक जब लेटर पहुंचा, इंस्टीड ऑफ शोइंग एनी सिंपैथी, उन्होंने सिंपैथी नहीं दिखाया। ओके, दया नहीं किया जे चलो लेटर को आगे पहुंचाता, फॉरवर्ड करता या कुछ करता, नहीं, उन्होंने सीधा मना कर दिया। ओके, ही मिसबिहेव विद देम। सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस द पब्लिक हेल्थ राइस मिल्स अगेन फॉर 5 consecutive days। तो सिंस हेल्बर्ट स्कॉन्स ने मिसबिहेव किया जनता के साथ, तो दोबारा एक राइस मिल ऑर्गेनाइज हुआ, और इस बार ऑर्गेनाइज हुआ 5 दिन के लिए, ऑलमोस्ट 5 days, 5 consecutive days। तो स्टार्ट हुआ 15 अक्टूबर से, और इनिशियली 1000 लोग आया, और फाइनली 18 अक्टूबर को 4000 पीपल हैड गैदर्ड। सोचो, इतना बड़ा कमिटी बन गया। तो डिप्यूटी कमिश्नर ने अपना एक असिस्टेंट को भेजा, असिस्टेंट कमिश्नर को, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट सिंगर। बोला जाओ मीटिंग में जाओ, क्या हो रहा है देखो, बंद करवाओ, कहने का मतलब हुआ है। तो जब सिंगर, मतलब उसका नाम सिंगर था, ही इंक्वायर्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग। तो वो वहां पहुंचे, पूछा कि मीटिंग क्यों रखा, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो वन जति कलिता, उसने जवाब दिया कि he explained on behalf of the public that since the local authorities had not shown any sympathy, तो वो लोग सोच रहे हैं आगे बढ़ेंगे, अपर हायर अथॉरिटीज तक अप्रोच करेंगे। तो ज्योति कलिता ने बोला, सिंस आपका कोई अथॉरिटी या आपका जो कमिश्नर है वो हमारी तरफ हमारी बातें या हमारी डिमांड को नहीं मान रहे हैं, प्लस वो मिसबिहेव कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा है जब हम हायर अथॉरिटीज तक जाएंगे, हम और ऊपर तक जाएंगे। ठीक है ना? सिंगर बिकेम वेरी एक्साइटेड एट दिस एंड ऑर्डर द पीपल टू लीव। तो सिंगर बोला, जो भी है ताम झाम छोड़ो, यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। पर ऑब्वियस सा बात है, लोग नहीं माने। लोगों का हाथ में लकड़ी था, लाठी था। ओके, नाउ मोreover he also ordered his sepoys to snatch away the bamboo sticks carried by the pigeons। तो स्नेच ने क्या किया, ऑर्डर दिया अपना सिपॉइस को, अपना आर्मी को, अपना पुलिस को, बोला इन सब पिजन से उनका लाठी छीन लो। तो इसी हफरा तफरी में जो लाठी छीनने का कोशिश किया, लड़ाई हो गया, और किसी एक इंसान ने लाठी लेके सिंगर के सर पे मार दिया। दो while these tussle over the bamboo sticks broke out, one pigeon struck singer on the head with his stick, और सिंगर जमीन में गिर गया, और हफ्ता तफरी में उसकी मौत हो गई। तो मौत होने के बाद पुलिस फोर्स भाग गए डर के मारे। एंड दिस इंसिडेंट, अच्छा, हिज बॉडी वाज आल्सो थ्रोन इन कोलोंग रिवर। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सिंगर का बॉडी को कहाँ फेंका गया? कोलोंग रिवर में। और इसी इंसिडेंट को बोला जाता है फुलागुड़ी धावा। ओके, ना आफ्टर दिस इंसिडेंट मेनी पिजन्स वर अरेस्टेड। बहुत सारे पिजन्स को अरेस्ट किया गया सिंगर का मर्डर में। दे वर केप्ट इम्प्रिजन, राहा में और फुलागुड़ी में। एज ए रिजल्ट ट्रायल हुआ, एंड फाइनली लखन डेका, सोंगबो लालुंग एंड रोंगबो डेका, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया। ओके, और बहुत सारे एक्यूज पिजन्स को कोलियापानी यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भेज दिया गया आसाम से एज ए पनिशमेंट। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ फुलागुड़ी धावा। नाउ, though the British authorities tried to dismiss Fulaguri Dhawa as an ordinary revolt of the opium-addicted peasants against the government's banning of poppy cultivation, in reality this revolt had far-reaching consequences। बेकार का इतना लंबा स्टेटमेंट लिखा है, इसमें ये बोला गया है, दो ब्रिटिश सरकार ने ओपियम पॉपी कल्टीवेट बैन किया, ये सब किया, और ये फुलागी धावा भी डिसमिस कर दिया, बट इस ये जो रिवोल्ट हुआ फुलागी धावा, इसका बहुत कॉन्सिक्वेंसेस रहा। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या रहा देखो, फर्स्ट, द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ लालुंग यानी तीवा कम्युनिटी
एंड कई बर्टा यानी कि फिशिंग कम्युनिटी गेव इट ए मास कैरेक्टर, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम पिजन सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया। प्लस पिजन्स को एलाइट क्लास का भी सपोर्ट मिला, एजुकेटेड मिडिल क्लास का भी सपोर्ट मिला, सॉरी नॉट एलाइट क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास का भी सपोर्ट मिला। ओके, बिकॉज मिडिल क्लास भी दे वर आल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। ओके, so the then commissioner was Major Henry Hopkinson. He admitted that if 50 soldiers from 22nd Light Infantry in Tezpur and 80 soldiers from Guwahati had not been brought to suppress the revolt, अगर तेजपुर से 50 सोल्जर और गुवाहाटी से 80 सोल्जर्स नहीं मंगवाया जाता इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो शायद बहुत मुश्किल होता, ये रिवोल्ट और फैल जाता। ये एडमिट किया गया है। किसने एडमिट किया ये? मेजर हेनरी हॉपकिंसन ने। इन्होंने एडमिट कर दिया, ये एक्सेप्ट किया जे अगर मैं इतना आर्मी नहीं भेजता तो ये रिवोल्ट पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। नाउ ऑल्दो इट कैन बी सेड दैट ये रिवोल्ट सक्सेसफुल रहा। क्यों? इस रिवोल्ट के बाद आज तक गवर्नमेंट ने तमुल पान पे कोई टैक्स नहीं लगाया। अब ये भले रूमर था या जो था पता नहीं, क्या सच में लगाने वाला था नहीं लगाने वाला था पता नहीं, बट कभी तमुल पान पे टैक्स नहीं लगा। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये रिवोल्ट कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। सेकंड देखो, फुलागोरी रिवोल्ट वाज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन पीपल्स टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। द फुलागोरी रिवोल्ट एक अटेम्प्ट था जिसमें उन लोगों को पीजेंट्स लोगों को मौका मिला, वो लोग सीखा कैसे हम लोग अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं। अच्छा, द एरिस्टोक्रेट क्लास ऑफ अहम मोनार्की हु लॉस्ट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस, दे आल्सो जॉइन दिस रिवोल्ट, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो 10 फुलागुरी धावा अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ पीपल। जहां एलाइट क्लास जब रिवोल्ट में गया 1857, उन्होंने सबको इंक्लूड नहीं किया, पर जब फुलागुरी धावा हुआ तो सब सेक्शन ने सपोर्ट किया ऑलमोस्ट। ओके, एंड लेटर ऑन दिस मैकेनिज्म वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ जे सिंस लोगों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, कोऑपरेट करने से मना कर दिया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही था, जब हम ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करेंगे उस समय का 1860s का। और यही मैकेनिज्म बाद में महात्मा गांधी जी ने फॉलो किया ही। ओके, तीसरा, फुलागोरी पिजन्स बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर रिवोल्ट्स। अब 1861 के बाद 1893 1894 फर्दर रिवोल्ट्स हुआ, तो 1861 का पिजन्स या वो रिवोल्ट एक इंस्पिरेशन बना फर्दर रिवोल्ट्स के लिए। ओके, तो इसका आंसर मैंने नोट्स में लिखा दिया 4 पॉइंट का फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में 4 पॉइंट में आता है। ओके, फिर अच्छा 3.3 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बिकॉज मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इतना मैंने मनीराम दीवान और पिजन्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो बचा वो हम पढ़ेंगे जब पिजन्स ने बाकी लाइक 1893 1894 और कैसे कैसे रिवोल्ट किया। अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ 1861 का, फिर मणिपुर में कैसे रिवोल्ट हुआ, ये सब हम लोग पढ़ने वाला है। तो ये नेक्स्ट क्लास हम खत्म कर देंगे, तो वो पार्ट में वीडियो डालूंगा। फिलहाल इतना देखो, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट का जो भी समझ में नहीं आया वो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, या कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। जो भी है कमेंट बॉक्स में बोलना। थैंक यू सो मच।